दोस्तों नमस्कार। ओरपीएम गुजरात में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त, आपका मित्र मयूर जानी। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसा संवाद दिखाने जा रहा हूं जो वैसे तो ऑलमोस्ट आधे घंटे का है, लेकिन हमने उसको जो है उसमें जो लगा कि जितना हिस्सा आप तक बिल्कुल पहुंचाना चाहिए उतना हमने जो उसमें एडिट किया हुआ है। और ये संवाद ऐसा संवाद है जिसमें राहुल गांधी और सत्यपाल मलिक जो है वो एक दूसरे से मिलते हैं। सत्यपाल मलिक उनके घर पे जाते हैं और सत्यपाल मलिक से कुछ इस तरह से बातें हो रही है। इस पूरे वीडियो में मैंने बहुत ध्यान से सुना, इस वीडियो को देखा कि एक तो आपको वो कोई ऐसा कोई नहीं लगेगा कि दो बड़े विद्वान, इस देश के बहुत राजनीति के जानकार लोग जो हैं वो बड़े मतलब एक तने हुए और गंभीर चेहरे से कुछ बातें कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बड़े स्वस्थता से, एकदम जो है शालीनता से और बड़ी सहजता से ये लोग एक दूसरे से बड़े गंभीर मसलों पर बात करते हुए आपको सुनाई भी देंगे, दिखाई भी देंगे। और ये जेस्चर मुझे बड़ा अच्छा लगा। सत्यपाल मलिक जो कि भारतीय जनता पार्टी के शासन में, नरेंद्र मोदी साहब के शासन में कह लीजिए, है ना, वो गवर्नर रहे अलग अलग राज्यों में, और जहां भी रहे वहां उन्होंने जो है वो नैतिकता का झंडा उठाकर चलने की कोशिश की, ऐसा सब कह रहे हैं, वो खुद भी कह रहे हैं। और उस दौरान उन्होंने उन्होंने जो देखा, उन्होंने जो समझ अपनी एक जो है वो उनकी समझ बनी नरेंद्र मोदी साहब को लेकर, उनकी शासन करने की प्रणाली और पद्धति को लेकर, और वो क्या सोच रहे हैं, इसको राहुल गांधी ने संवाद के द्वारा जानने की कोशिश की और दर्शकों तक पहुंचाने की कोशिश की, जो देश के नागरिक उन तक पहुंचाने की कोशिश की। ये उनका वो जो भारत जोड़ो यात्रा वाला जो अभी सिलसिला चल रहा है, उसी का एक कहते हैं ना, ये वन ऑफ दोज एपिसोड्स हैं ये। तो वो हमने लगा कि हमने देखा, पूरा देख लिया। इसके बाद हमको लगा कि आप तक कुछ अंश जो है उसके पहुंचाने चाहिए। ये वीडियो थोड़ा लंबा होगा, पर अगर आप ठीक से बातचीत सुनेंगे तो आपको बहुत कुछ जो है वो जानने को, समझने को, सोचने को मिलेगा। और मैं यकीन रखता हूं कि आप जो समय इसमें इन्वेस्ट करेंगे वो आपको व्यर्थ नहीं लगेगा। शुरुआत करते हैं इस बातचीत से, यहाँ से। आप जम्मू कश्मीर में जब थे जी, मतलब बड़ा कॉम्प्लिकेटेड टाइम जी था, बहुत कॉम्प्लिकेटेड। उसके बारे में आपकी क्या राय है? क्या मेरी ये राय है कि जम्मू कश्मीर को आप ज़बरदस्ती या फौज से ठीक नहीं रख सकते हैं। वहाँ के लोगों को जीत के आप कुछ भी कर सकते हैं, और वहाँ के लोग एमिएबल हैं, ऐसा नहीं कि इम्पॉसिबल है। मैंने तो देखा, मैंने उनको अपने साथ किया। आपने अंदर से डिटेल से देखा, सोल्यूशन वहाँ किस बेसिस पे आएगा? इमीडिएटली तो उनकी स्टेटहुड वापस करना चाहिए। उनको इतना 370 नहीं चुभा जितनी स्टेटहुड लेकर यूनियन टेरिटरी बनाना चुभा। और यूनियन टेरिटरी इन्होंने किस लिए बनाया, जो मुझे लगता है, मुझे नहीं बताई वो बात, इनको ये अंदाज़ा था कि पुलिस रिवोल्ट कर जाएगी, जबकि ऐसा नहीं था। पुलिस इतनी फेथफुली रही भारत सरकार के साथ कि ईद का महीना था, एक एक सिपाही ने छुट्टी भी नहीं मांगी, वहीं लाइन में रहे। तो एक तो स्टेटहुड और उनका प्रॉमिस भी है अमित शाह का हाउस में, उसको इमीडिएटली वापस करना चाहिए और फिर इलेक्शन करा देने चाहिए। बट जब मैं जम्मू गया, ये जम्मू के लोगों को भी ये लगता है कि हमारा मतलब स्टेटहुड ले लिया, हाँ, उससे तो वो भी खुश नहीं है। सबसे ज़्यादा वही चीज़ चुभी है। तो ये मतलब कर क्यों नहीं रहे इसको? पता नहीं, मेरी बात हुई, मैंने कहा वापस कराइए, तो बोला कह दिया होगा, क्या जरूरी है वापस कराना, चल तो रहा है सब ठीक। कहाँ ठीक चला, सारी इंसर्जेंसी वापस आ गई है, टेररिस्ट एक्टिव हो गए। अब तो काफ़ी घटनाएं हो रही अब तो जगह जगह हो रही हैं। राजौरी में रोज़ होता है, ऊपर कश्मीर वैली में रोज़ कुछ ना कुछ होता है। इस पर मुझे आगे चल के उन्होंने फिर पुलवामा, जो जिस पर सत्यपाल मलिक बहुत कुछ बोल चुके हैं, उस पर जो है उन्होंने एक सवाल पूछा, आगे उसमें आगे उन्होंने बातचीत चलाई। वो आप अंश जो है वो सुनिए। आपकी क्या राय है उसके बारे में, पुलवामा के बारे में? पुलवामा के बारे में मैं ये तो नहीं कहता इन्होंने कराया, बट पुलवामा में इन्होंने उसको इग्नोर किया और पॉलिटिकल इस्तेमाल किया अपने लिए, क्योंकि उसमें इनकी स्पीचेस हैं जिसमें ये कहता है कि जब वोट देने जाओ तो पुलवामा की शहादत को याद रखना। जैसे ही मैंने पुलवामा के बारे में सुना, मुझे पता लगा कि हमारे जो शहीद हैं एयरपोर्ट आ रहे हैं जी, तो मैं सीधा एयरपोर्ट गया। हमारी सिक्योरिटी वालों ने मुझे कहा कि नहीं 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 आप मत जाइए, मगर मैंने कहा मैं जा रहा हूँ, तो मैं एयरपोर्ट में चला गया।
और एयरपोर्ट में उस टाइम मुझे कमरे में बंद कर दिया और मुझे कहा कि देखिए आप कमरे से नहीं निकल सकते। मैंने कहा मतलब? तो उधर वो सब शहीद आए थे, वहाँ पे आर्मी के लोग थे, प्रधानमंत्री आ रहे थे और मुझे मतलब लिटरली चाबी से बंद किया कि आप बाहर नहीं जा सकते। मैंने सिक्योरिटी वालों से बोला ये मतलब ऐसे कैसे कर सकते हैं, और फिर लड़के मैं वहाँ से निकला तो मुझे लग रहा था कि एक पूरा वहाँ पे शो सा क्रिएट हो रहा था। हाँ वो था ही, वो प्रधानमंत्री को श्रीनगर जाना चाहिए था, राजनाथ सिंह आए थे, मैं था, हम लोगों ने श्रद्धांजलि दी थी, प्रधानमंत्री को उसी दिन जाना चाहिए था। नहीं मगर मुझे उसमें क्या शौक लगा कि ऐसे लग रहा था कि एक कोई बड़ा इवेंट सा हो रहा है ना इसके लिए, और वहाँ पे प्रधानमंत्री आए हैं और ये पूरा मतलब जैसे देश को दिखा रहे हैं कि भैया देखो, काफ़ी डिस्टेस्टफुल सा था। जिस दिन ये हुआ तो ये नेशनल कॉर्बेट पार्क में शूटिंग करा रहा था अपनी, तो ये अवेलेबल मैंने 3-4 बार कोशिश की, मिला ही नहीं मुझको। 5 या 6 बजे इसका फ़ोन आया, हाँ सतपाल भाई क्या हुआ? मैं कहा हमारे इतने लोग मर गए हैं और हमारी गलती से मरे हैं। तो बोला नहीं चुप रहना, अभी कुछ नहीं बोलना इस पर। फिर 1 घंटे बाद ये डोभाल जो मेरा क्लास फेलो रहा लॉ में मेरठ में, तो इसका फ़ोन आया, सतपाल भाई आप बोल दी। मैं 2 चैनल को बोल चुका था ये बात, तो इन्होंने कहा नहीं कुछ नहीं बोलना है इस पर। मैं कहा ठीक है, मैं समझा कुछ जांच वाँच कराएंगे, उस पर असर पड़ेगा। कुछ भी नहीं। तीसरे दिन इनका आ गया कि ये पुलवामा की शहादत को याद रखो और अब हम बालाकोट करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। और अभी तक उसमें कुछ नहीं हुआ? कुछ नहीं, करना भी नहीं है इसको। पुलवामा के शहीद जिस तरह हुए थे इसलिए हुए कि उन्होंने 5 एयरक्राफ्ट मांगे थे। अगर वो मेरे से मांग लेते तो मैं इमीडिएटली कर देता। मैं तो वहाँ स्टूडेंट्स जब जम्मू में फंस जाते थे बर्फ में, उनको एयरक्राफ्ट से, क्योंकि दिल्ली में एयरक्राफ्ट इमीडिएटली मिलता है किराए पे। 4 महीने तक एप्लीकेशन उनकी पड़ी रही होम मिनिस्ट्री में, और 4 महीने बाद वो खारिज कर दी कि नहीं देंगे। तब वो सड़क से चले। इतना बड़ा मतलब 4 महीने के लिए वो चले ही नहीं? चले ही नहीं, इसलिए कि वो सड़क से चलना बिल्कुल इनसिक्योर होता है, वो उनके उसमें नहीं है सिस्टम में। 5 जहाज मांगे थे उन्होंने, वो नहीं दिए। 4 महीने तक लटकाए रखे। और तो 4 महीने के लिए क्या होल्ड पे थे? क्या होल्ड पे थे? सब मेरे सामने नहीं आई। अगर मेरे सामने आई होती तो मैं उसमें कुछ करता। दैट वाज बिटवीन सीआरपी एंड होम मिनिस्ट्री। लेकिन ये थी कि अटैक हो सकता है। इसके अलावा वो जो गाड़ी टकराई थी वो 10 दिन से घूम रही थी वहाँ, पूरा आप समझिए कि भरी हुई विस्फोटक से। वो कैसे मतलब इतना एक्सप्लोसिवली कैसे मतलब ऐसे घूम रही थी? सिस्टम नहीं था ठीक से। और जब मैं गया हूँ फिर पुलवामा होने के बाद, तो जो 10 किलोमीटर का स्ट्रेच है उसमें लगभग 8-10 लिंक रोड मिलती हैं। एक भी सैनिटाइज नहीं थी उस दिन। बल्कि हम तो जब अपनी पुलिस को भेजते थे कश्मीर की, तो पूरी रोड पे सिविल ट्रैफिक बिल्कुल रोक देते थे, सैनिटाइज कर देते थे, तब भेजते थे। ना हाईवे सैनिटाइज था, ना वो लिंक रोड। और लिंक रोड जहाँ हाईवे में मिलती है वहाँ रिवाज ये है कि वहाँ एक जिप्सी खड़ी होनी चाहिए जो उसे रोक दे कि नहीं भैया काफिला चला जाए सीआरपी का, तब जाना। ब्लॉक कर कुछ नहीं था, देयर वाज नथिंग लाइक दैट। तो जब आप वहाँ गए, जैसे पॉलिटिक्स में हम ऐसी घटनाओं में जाते हैं, तो जब हम कहीं पहले पहुँचते हैं कोई माइंड में कोई फीलिंग आती है, तो इसमें आपकी क्या फीलिंग आई थी जब आप पहली बार वहाँ गए? आप मेरा यकीन करेंगे, आई वॉज इन टीयर्स। और मैंने इसको फ़ोन किया, मुझे नहीं मिला। जब 5 बजे मेरी बात हुई तो मैंने कहा हमारी गलती से हुआ ये। तो बोला नहीं इस पर आपको चुप रहना है। मैं चाहता था कि कुछ सर इसमें कटने चाहिए जिनकी जिम्मेवारी थी। कुछ भी नहीं, किसी का नहीं, कुछ नहीं हुआ। उसको इलेक्शन के लिए यूज़ करना चाहते थे कि ये पाकिस्तान ने किया, हमारे जवान मारे और अब हम हराएंगे। मैं इस वीडियो में अपनी कुछ ज्यादा अपनी खुद की टिप्पणी या तो एनालिसिस या आकलन नहीं करने वाला हूं। मैं एक जरिया बनना चाहता हूं इस कार्यक्रम में कि जो बातचीत हुई है सत्यपाल मलिक और राहुल गांधी के बीच में, वो एज इट इज आपको दिखाऊं, आप पर छोड़ूंगा। आगे सुनते हैं इसके बाद उन्होंने क्या कहा। इसके बाद जो है ये बातें हुई। जोड़ो यात्रा में मुझे एक बात समझ आई कि कितना भी मीडिया पे कंट्रोल हो, अगर आदमी डायरेक्ट जनता के पास जाता है हाँ तो फिर कोई नहीं, तो नहीं चलता। जनता ओनली आंसर है, जनता के पास जाना। और अगर आप जनता के पास जाते हैं
तो बहुत जल्दी जनता को बात समझ आ जाती है, वो टाइम नहीं लगता। नहीं, जनता तो अवेयर है देश में, ऐसा नहीं उन्हें मालूम नहीं है, बट उन पे कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, कहाँ कहें, किसको कहें। उनके रिप्रेजेंटेटिव भी ऐसे ही गए गुजरे हैं सब। पहले मैंने पार्लियामेंट में स्पीच दी कास्ट सेंसस के बारे में। जब मैं इसकी रिसर्च कर रहा था, मैंने देखा कि हमारे सब इंस्टीट्यूशंस में, चाहे वो मीडिया हो, ब्यूरोक्रेसी हो, जो ओबीसी वर्ग है, जो दलित वर्ग है, जो ट्राइबल वर्ग है, उनका कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है। मतलब आप बिलीव नहीं कर सकते, मीडिया में चाहे आप सबसे बड़े मीडिया हाउसेस देख लीजिए या सारे जो एंकर्स हैं, सारे रिपोर्टर्स देख लीजिए, इसमें एक ओबीसी नहीं है, एक दलित नहीं है, एक ट्राइबल नहीं है। इसके बारे में आपकी क्या राय है? नहीं, मैं तो चूँकि लोहियाइट रहा हूँ, तो लोहिया ने एक बार कहा था कि मुझे कमेटी बनानी थी गोवा की आज़ादी की, तो मैं जब भी कमेटी बनाऊँ उसमें 48% अपर कास्ट आ जाते थे, नाम मांगूँ तो भी वही आते थे। तो ये सिस्टम बन गया यहाँ का। इसको चेंज करने का आपकी राय क्या है? एक तो इसको कंपलसरी करना पड़ेगा, भाई इतने % हो, जैसे नौकरियों में हो गया उस तरह से। और दूसरे उन वर्गों में थोड़ा चेतना बढ़ानी पड़ेगी, भाई तुम इन पेशों में आओ। बट इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो स्थिति है एक्चुअली इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर में हिंदुस्तान में, उसके डिटेल्स ओबीसी वर्ग को भी नहीं मालूम, दलित वर्ग को भी नहीं मालूम। आपने थोड़ा मतलब मैंने तो थोड़ा सा छुआ है, बट एक्चुअली किसी को नहीं मालूम, पता ही नहीं है। सही कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि पूरा जो इन्फॉर्मेशन का सिस्टम है उसमें कोई ओबीसी नहीं है, कोई दलित नहीं है, कोई वो भी उन्हीं के हाथ में है। तो एक प्रकार से लाउड स्पीकर ऑन कर देते हैं और इतना लाउड करते हैं कि कोई कुछ बोल नहीं सकता है। जैसे आपने पुलवामा की बात की, कास्ट सेंसस की बात की, अदानी की बात की, बस लाउड स्पीकर, मोदी जी लाउड स्पीकर ऑन कर देते हैं और जितना चिल्लाना चाहो चिल्लाओ, कुछ नहीं होता। लाउड स्पीकर को ऑन कर देते हैं, फिर बाद में आप जितना भी चिल्लाना चाहो तो आपकी कोई आवाज सुन नहीं सकता है। बात तो सही है। इसके बाद फिर ये बात हुई, हमारे देश की जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनको लेकर बात हुई। खेती को खत्म करेंगे, फौज खत्म करी दी से ये लाके अग्निवीर में कौन इतने से अरसे के लिए अपनी जान देगा? तो ये शने शने सब लोगों को, ये हर इंस्टीट्यूशन को पकड़ के खत्म कर देते हैं। इनकी मतलब इमीडिएटली ये, चाहे वो सेना हो, सरकार हो, ब्यूरोक्रेसी हो, इलेक्शन कमीशन, जैसे इनके हाथ पड़ता है वो अपने लोगों को बैठा के कुछ ना कुछ उल्टा। मैं आप एक स्टडी करा लीजिए, सेंट्रल यूनिवर्सिटी के जो वाइस चांसलर्स हैं पिछले 1 साल में लगे हैं, वो 100% वो हैं जिनके संघ से कनेक्शन थे। उसके बिना आप कोई नौकरी नहीं पा सकते हैं आज, और सेंट्रल यूनिवर्सिटी की तो बिल्कुल नहीं पा सकते हैं। और जो इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल होने लायक भी नहीं थे, वो वीसी लगे हुए हैं सब जगह। मतलब इनका शिक्षा का सिस्टम नहीं रहा, अब कंट्रोल का, माइंड कंट्रोल का सिस्टम बनाने की कोशिश। आपके मुताबिक इम्प्रूवमेंट लाने का क्या तरीका है? देखिए, सबसे बेसिक सवाल है कि किसान को उसकी फसल का दाम सही नहीं मिलता है, और उसके चलते वो हर साल गरीब होता जाता है। जो एक फसल का दाम पिछले साल था, खाद का और बाकी चीज़ों का जो दाम था, उसकी तुलना में इस साल में और फ़र्क हो जाता है। तो उसकी परचेजिंग पावर हर साल कम होती चली जाती है और उसे पता नहीं चलता। ही डजंट नो कि मैं गरीब हो रहा हूँ, लेकिन वो गरीब हो जाता है क्योंकि उसके जितना 1 मन गेहूं में पिछले साल खाद खरीद सकता था, इस साल नहीं खरीद सकता, इस साल ज़्यादा गेहूं देना पड़ेगा। तो वो जो उसकी परचेजिंग पावर कम होती है, उसको एहसास ही नहीं है, पता भी नहीं चलता है। तो वो तो मैंने देखा, जब पब्लिक मीटिंग्स में बताते तो कहते हमें तो पता ही नहीं था। मैं कहा भाई तुम्हें पता ही नहीं, तुम गरीब हो रहे हो। तो उन्हें सुन के बुरा लगता है। फिर मैं समझाता हूँ, बताओ पिछले साल इतने गन्ने में कितना सामान खरीदते थे, इस साल कितना खरीदते हो। तो सबसे पहले है कि जो पैरिटी ये है एमएसपी, इसको लागू करना चाहिए। एमएसपी में ये नहीं कि सरकार सारी फसलों का एमएसपी दे, लेकिन एमएसपी करने से बाज़ार गिरेगा नहीं। और एमएसपी है इसलिए कि बाज़ार एक ख़ास जो आपने दाम तय किया उससे नीचे गिरेगा तो सरकार इंटरवीन करेगी। और ये पंडित जी के ज़माने से जो नागपुर सम्मेलन में जवाहरलाल जी ने कराया था ये, कि हम इंटरवीन करेंगे और ख़रीद लेंगे। तो एमएसपी का लागू होना बहुत ज़रूरी है। और एमएसपी पे इन्होंने किसानों से धोखा किया। जब किसान कानून वापस लिए तो कहा था हम एमएसपी करेंगे, और आज तक नहीं किया। वो क्यों नहीं किया?
फिर जो उसके लिए आप खाद, बिजली, पानी जो भी सरकार देती है उसके दामों पे कंट्रोल करना पड़ेगा, वो बेतहाशा ना हो, ताकि वो जो मैंने बताया जो फर्क रहता है खरीद बेच का वो ना हो। बात तो सही है कि एक तो जो जितने भी इंस्टीट्यूशन है, वो जो कहा ना उन्होंने कि वो जो इंटर कॉलेज का भी प्रिंसिपल नहीं बनने की औकात रखता है उसको वीसी बना दिया गया, ये बात तो बहुत सही है। ये हम तो हर जगह देखते आ रहे हैं। और किसानों की बात तो वैसे वो तो है ही है, अब वो तो कानून तो वापस लिए, लेकिन एमएसपी कहाँ दिया है, बात सही है। अब इसके बाद ये बात कुछ हुई, देखिए मैं कहा ये वीडियो थोड़ा लंबा होगा, पर जो बातचीत हुई है, जो मुझे लगा उसमें से जो रसप्रद और इंटरेस्टिंग है, जो आप तक पहुंचनी चाहिए, उसी को मैंने चुना, ऐसे एडिट करके वही अंश जो है मैं आपको दिखा रहा हूँ। आगे देखिए, आगे सुनिए क्या बातचीत हुई। मणिपुर के बारे में क्या राय है आपकी? वहाँ मतलब पूरा फेल्योर है सरकार की, चीफ मिनिस्टर जा नहीं सकता, कुछ कर नहीं सकता, लेकिन उसको अभी तक हटा नहीं रहे हैं। ये जम्मू एंड कश्मीर का भी ऐसे ही प्रयोग करते हैं, पंजाब का भी ऐसे ही प्रयोग करते हैं, मणिपुर का भी ऐसे ही प्रयोग करते हैं। मैं गया मणिपुर में, वहाँ जो आप कह रहे हैं बिल्कुल सही है, वहाँ कोई कंट्रोल नहीं था। पूरी क्राउड निकल आई थी, आप ये कोई कंट्रोल ही नहीं था, मतलब बिल्कुल एक स्टेट बचा ही नहीं है, 2 स्टेट बन गए हैं, एक इस तरफ और दूसरा दूसरी तरफ। नॉर्थ ईस्ट सेटल्ड था, इन्होंने डिस्टर्ब कर दिया। सब जगह ये कुछ ना कुछ मतलब अपना करते रहते हैं। और 6 महीने की बात है, मैं लिख के दे रहा हूँ, बिल्कुल नहीं आएंगे पावर में। नहीं, एक्चुअली अगर ज़मीन पे जाएं तो बहुत नफरत है लोगों को, बहुत शदीद, पूछिए मत आप। मुझे लगता है कि हिंदुस्तान की राजनीति में आज 2 विचारधाराओं की लड़ाई है, एक आरएसएस गांधी वाली, एक आरएसएस और एक गांधी वाली, और दोनों एक प्रकार से हिंदुइज्म के एक्सप्रेशन हैं। दोनों एक विजन है हिंदुइज्म का, एक अहिंसा का, एक भाईचारे का, और दूसरा जो आरएसएस का, जिसको मैं डिस्टॉर्टेड विजन कहता हूँ, वो नफ़रत का, हिंसा का। तो इस फाइट के बारे में आप क्या सोचते हैं? मेरा यही सोचना है कि हिंदुस्तान कंट्री के तौर पे तभी सरवाइव करेगा जब वो लिबरल हिंदुइज्म के रास्ते पे चलेगा, जो गांधी का विजन है। गांधी ने ऐसे ही नहीं कहा था, गांधी ने इस देश को जितना समझा था किसी ने नहीं समझा था। वो गांव-गांव गए थे, जगह जगह गए थे, और वो इस नतीजे पे पहुंचे थे कि नहीं, बाकी बातें बेकार हैं, ये ठीक है रास्ता। तो हिंदू का जो लिबरल हिंदू थॉट है वही रहेगा तो देश सरवाइव करेगा, वो टुकड़े टुकड़े हो जाएगा अदरवाइज। और ये कोई राजनीतिक बात नहीं है, मुल्क के अस्तित्व के लिए ज़रूरी है कि हम मिलजुल के रहें, एक दूसरे के साथ रहें, झगड़ा ना करें। नहीं, झगड़ा होगा तो मुल्क ही नहीं रहेगा ना। हाँ बिल्कुल, तो मुल्क का मतलब ही है कि मतलब भाईचारे से मिलजुल के रहें जी, मिलजुल के लोग रह रहे हैं। तो आपका मतलब काफ़ी सालों से इस लड़ाई में आपका एक्सपीरियंस रहा है, और आप मतलब बहुत सालों से आरएसएस से लड़ रहे हैं। तो आपके मतलब सजेशंस, राय क्या है? मेरी राय ये है कि अपने लोगों में ये प्रचारित हो ठीक से, गांधी का, कांग्रेस का जो विजन है कि ये हम क्यों इनसे डिफरेंट हैं, ये क्या चाहते हैं, वो क्यों आपके हक में नहीं है, ये पॉलिटिकल लोग भी नहीं बोलते हैं, उनको ही बोलना चाहिए। और जो आप कह रहे थे, जो क्रिस्टलाइजेशन होना चाहिए पॉलिटिकल लोगों की माइंड में कि भाई ये अब ये राजनीतिक लड़ाई नहीं है, अब ये आइडियोलॉजिकल लड़ाई है, वो क्रिस्टलाइजेशन इतना हो नहीं रहा है। वो नहीं हो रहा है, क्योंकि देखिए हिंदुस्तान का आदमी जो पॉलिटिक्स में एक्टिव है वो राजनीति तक और अपने तक एक्टिव है। वो एक तो पहले तो देश के बारे में उस तरह नहीं सोचता जैसे सोचना चाहिए, और वो जो ब्रॉडर इश्यूज हैं उन पे राय नहीं बनाता है, राय जाहिर नहीं करता है, उस पर खड़ा नहीं होता है। तो वो हम पॉलिटिकल लोगों को करना पड़ेगा। इसके बाद जो बात हुई उसमें इस पर चर्चा हुई कि किस तरह से मेन स्ट्रीम मीडिया जो है वो गोदी में बैठा हुआ है, कैसे सरकार उसका इस्तेमाल कर रही है, और जो सोशल मीडिया उसका महत्व क्या है, और राहुल गांधी और सत्यपाल मलिक क्या सोचते हैं कि उनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को कैसे सप्रेस किया जाता है। सुनिए। और इसमें यह भी है कि जो, जैसे मैंने कहा कि इंफॉर्मेशन का सिस्टम जो है आसानी से राय बनाने भी नहीं देता है, तो डिस्ट्रैक्ट करता रहता है। तो इंफॉर्मेशन का सिस्टम तो वन वे हो गया है,
उसमें आपकी बात तो आएगी नहीं, जो दूसरी बात है वो आएगी। और लेकिन एक अच्छी चीज़ हुई है कि लोगों ने टीवी देखना बंद कर दिया, भरोसा चला गया है। इस वक्त हम लोगों की एक ही स्ट्रेंथ है, दैट इज सोशल मीडिया। हम लोगों की बात सोशल मीडिया से फैलती है। ये उसको भी रोकने के सिस्टम ढूंढ रहे हैं, कैसे रोका जाए, वो अभी नहीं हुआ है, लेकिन वो हमारी स्ट्रेंथ है। जो प्रिंटेड मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक है, इस सब को इन्होंने कंट्रोल कर दिया, वन साइडेड कर दिया। लेकिन अच्छी बात यह कि लोग भी उसको समझ गए हैं, तो इनकी बात को यकीन नहीं करते, वो कहते नहीं ये तो गड़बड़ है। आपने कहा कि सोशल मीडिया में मतलब हमारा थोड़ा सा असर है, बट मेरे अकाउंट्स को तो पूरा सप्रेस किया जाता है, जैसे चाहे वो मेरी यूट्यूब हो, फेसबुक हो। नहीं, आपके होगा, पर आपके समर्थन में जो लोग करते हैं वो उसे नहीं रोक सकते। मगर जो वही है आपकी स्ट्रेंथ। जो सेंट्रल मेरा अकाउंट है उसको तो पक्का रोकते, मेरा यूट्यूब अकाउंट को तो पूरा दबा रखते। मेरा भी कुछ नहीं है, कहीं कुछ नहीं आता है, लेकिन जो हम लोगों के पक्ष में बात बोलते हैं वो फैलती है। मैंने देखा है कि जब भी सरकार पे कोई प्रेशर आता है, जैसे अगर कास्ट सेंसस की बात हो, अदानी की बात हो, एमएसपी की बात हो, किसानों की बात हो, तो ये कोई ना कोई गिमिक निकाल देते हैं। और अभी मैंने देखा कि जब मैंने पार्लियामेंट में अदानी की स्पीच दी तो सबसे पहले टीवी ऑफ कर दिया, उसके बाद मुझे पार्लियामेंट से निकाल दिया, और फिर स्पेशल सेशन की बात हुई, उसके बाद स्पेशल सेशन के अंदर भारत या इंडिया का डिस्कशन की बात हुई, और फिर एंड में विमेंस बिल की बात हुई, और विमेंस बिल भी वैसा कि वो 10 साल में आएगा, आज नहीं आएगा नहीं कभी। तो ये इनका ये तरीका जो है, चाहे वो पुलवामा हो, विमेंस बिल हो, डिस्ट्रैक्ट करने का इनका बहुत इफेक्टिव तरीका है। 2-3 चीज़ें हैं प्रधानमंत्री की। एक तो ये किसी भी चीज़ को वो बना देता है इवेंट, छोटी चीज़ का, और उसका अपने पक्ष में इस्तेमाल कर लेते हैं। वीमेंस बिल का भी इसने यही किया, औरतों को कुछ मिल नहीं रहा है और एहसास ये करा दिया, पता नहीं कितना बड़ा काम कर दिया। हाँ। मतलब शो, बहुत ग्रैंड शो होता है। जैसे वो पार्लियामेंट की बिल्डिंग, नई बिल्डिंग में जा रहे थे तो कॉन्स्टिट्यूशन को हाथ में पकड़ के पूरा मतलब ड्रामा। नई बिल्डिंग वाला इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी, पर उनको पत्थर लगवाना था कि मैंने बनवाई थी एक पार्लियामेंट। लेकिन वो हर चीज को उसी तरह से बहुत मेगलोमैनियक की तरह करते हैं। नई संसद बनवाने की जरूरत नहीं थी, लेकिन उनको ये जरूरत थी कि उनके नाम का वो तख्ती लगे वहां पे। इसके बाद जो बात हुई नई संसद की, अगर पुरानी संसद में अगर कुछ इस तरह से किया जाता तो इतना बड़ा खर्च करने की जरूरत नहीं थी। ये बातें हुई है, ये मैं आपको सुना। जैसे पुराना हाउस है, उसमें अगर आप एक्सपेंशन करना चाहते हैं तो सेंट्रल हॉल में आप लोकसभा डाल दीजिए, लोकसभा में आप राज्यसभा डाल दीजिए, हो गया काम। मतलब सेंट्रल हॉल में मतलब वो बिल्डिंग तो उसकी अगर वो भी कई सौ साल चलेगी। हाँ, तो बिल्कुल। और अगर आपको सेंट्रल हॉल चाहिए तो एनेक्सी में सेंट्रल हॉल कर देते। बिल्कुल। तो प्रॉब्लम ही नहीं थी, बट प्रॉब्लम क्रिएट करके, शो करके पूरा, मतलब इससे देश को काफी नुकसान होता है। क्योंकि नुकसान होता है, लेकिन एक अच्छी चीज ये है कि लोग इसको समझ रहे हैं। लोग ना समझें तो दिक्कत है, लोग हर चीज समझ रहे हैं। मैं तो बिल्कुल नीचे तक जाता हूँ, वो सब बोल रहे हैं इस चीज को कि साहब इसको करना वरना कुछ नहीं है, ये ऐसे ही करता रहता है। और एक्चुअली जब मैं इनके भाषण सुनता हूँ और इनकी जो पॉलिसीज देखता हूँ तो एक्चुअली डेप्थ नहीं है, डिटेल में नहीं जाते। ज़रूरत नहीं है उसको सिर्फ रूल करना है, कोई इम्प्रूवमेंट नहीं करना, कोई चेंज नहीं करनी है, सिर्फ राज करना, जिसे बोलते हैं ना बहुत क्रूड लैंग्वेज में, सारा राज है, राज करना है, दैट्स ऑल। और वो उस तरह से जो जवाबदेही जनता के लिए होती है वो महसूस भी नहीं करते हैं। सतपाल मलिक जी का कहना है कि बस सिर्फ राज करना है, साड़ा राज्य, बस कोई चेंज नहीं करना है, कोई इंप्रूव नहीं करना है, ये उनके शब्द हैं। आखिरी क्लिप है जो आपको मैं दिखाने जा रहा हूं। एजेंसीज का जिस तरह से दुरुपयोग हो रहा है उस पर बात हो रही है, सुनिए। आपने काफी बहादुरी के साथ जो पुलवामा के बारे में बोला, आपने जो अदानी के बारे में बोला, किसानों के बारे में बोला, तो फिर आपको धमकाया गया, सीबीआई इंक्वायरी कराएगी, सब शुरू हो गया, पूरा इनका सिस्टम चालू हो गया। आप हैरत करेंगे,
ये कानून है कि जो शिकायत करता है उसको सजा नहीं दी जाती है। मैंने शिकायत की जिनकी की, उनका आज तक इंटरोगेशन नहीं हुआ। मेरे यहाँ 3-3 बार आ गए, मेरे स्टाफ के लोगों के फ़ोन ले गए सीबीआई वाले। मैंने कहा भाई तुम कुछ कर लो, मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, मैं तो फकीर हूँ, मेरे बिना कुछ है। तो तंग आ गए वो, लेकिन करना पड़ा। फिर यही कहते थे लास्ट में, साहब नौकरी कर रहे हैं मुकदमा। वो मुझे भी यही कहते थे कि भाई अब छोड़िए, मतलब हमें दबाया जा रहा है, हमें करना पड़ रहा है, इसमें कुछ है नहीं। उनकी भी मजबूरी है, उनकी मजबूरी है, क्या करें वो। हम बात कर रहे हैं तो इसके बाद में आप पर भी थोड़ा आक्रमण करेंगे। जब भी हम किसी से बात करते हैं एकदम आक्रमण शुरू हो जाता है उन पर। हाँ नहीं करेंगे, मेरे पे तो करते रहते हैं, ज़्यादा दिक्कत नहीं, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। थैंक यू। तो ये थी पूरी बातचीत। पूरी तो नहीं है, हमने कुछ अंश सुना है, बाकी थोड़ा बड़ा है, लंबा थोड़ा उनका ये जो बैठक का दौर था वो चला था, पर उसमें हमको लगा कि जो महत्वपूर्ण चीजें हैं जो आप तक पहुंचानी चाहिए, वो हमने जो है काट के आप तक, एडिट करके आप तक जो है पहुंचाने की कोशिश की है। सत्यपाल मलिक, जैसे मैंने कहा कि सिस्टम में रह चुके हैं और विशेष रूप से प्रधानमंत्री के साथ सीधी बातचीत के संबंध रख चुके हैं ऐसे व्यक्ति हैं और खुल के बोल रहे हैं। एक शब्द ना चुरा रहे हैं, ना एक शब्द जो है ऐसा कोई जो इनको छुपा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। खुल के जो उन्होंने महसूस किया, जो देखा, वो सब चीज बोल रहे हैं। और यकीन मानिए कि जैसे उन्होंने कहा कि एजेंसी आई उनके बाद, उनका कुछ बिगाड़ नहीं पा रहे लोग, सत्ता में बैठे हुए लोग। तो आप समझ लीजिए कि किस हद तक उनकी बात में सच्चाई होगी कि उनको जो है कुछ कर नहीं पा रहे। राहुल गांधी ने पूछा अंत में कि भाई आपके ऊपर और हमले होंगे, तो बोले हाँ होंगे, ठीक है, होते रहते हैं, और भी होंगे। और उनको भी ये बड़ा यकीन है कि भाई ऐसा कुछ है ही नहीं मेरे पास छुपाने को कि ये लोग ढूंढ ले और मुझे परेशान करे, ऐसा कुछ नहीं। तो यही है पूरी बातचीत, हमने आपको बताई। अब आपके ऊपर है, देखिए ऑलमोस्ट 30 मिनट होने को आए हैं, तो अब ज्यादा समय नहीं लेंगे आपका। बस आपसे ये चाहेंगे बिल्कुल कि इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है या क्या आपके प्रतिभाव है, इस कार्यक्रम को हमने आप तक जो पहुंचाया है, इस बातचीत को, तो वो हमें आप जरूर से लिख के बताइए। और बात अगर आपको जो हमने इस कार्यक्रम के दौरान बताई आपको, अगर वो अच्छी लगी है, सच्ची लगी है, पसंद आई है, तो हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, इस वीडियो की लिंक को हो सके उतना शेयर कीजिएगा, और हमारा जो चैनल है 4PM गुजरात, उसको आप सब्सक्राइब करें और अपने आसपास के लोगों से करवाएं। बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं आप सभी का जो इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े हुए हैं। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।